सभी को नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सेल व बैटरी के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, शुष्क सेल यानी ड्राई सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है। जो ड्राई सेल होता है उसका विद्युत वाहक बल कितना होता है। शुष्क सेल को ही किस नाम से जाना जाता है, कार्बन जिंक सेल भी कहते हैं। इसका कार्बन जिंक सेल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें कार्बन इलेक्ट्रोड और जिंक इलेक्ट्रोड का उपयोग किया गया है, इसलिए ही इसे कार्बन जिंक सेल के नाम से भी जाना जाता है। और इस सेल की वोल्टेज कितनी होती है, 1.5 वोल्ट होती है। ठीक है, जो प्राथमिक सेल होते हैं उनमें सर्वाधिक वोल्टेज और सर्वाधिक उपयोग होने वाला सेल कौन सा है, सर्वाधिक वोल्टेज और सर्वाधिक उपयोग होने वाला सेल कौन सा है, शुष्क सेल या ड्राई सेल है। ठीक है, इसके निर्माण में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा, कार्बन की छड़ का, और कैथोड के रूप में किस प्रकार की छड़ का उपयोग किया जाएगा, जिंक की छड़ का उपयोग किया जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो शुष्क सेल की वोल्टेज कितनी होती है, 1.5 वोल्ट। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या होता है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है। जब हम किसी बैटरी के, ये हम बैटरी बनाते हैं, ठीक है, जब किसी बैटरी के आउटपुट में कोई लोड संयोजित होता है, कोई लोड संयोजित होता है और वह लोड बैटरी की पूरी वोल्टेज को खपत कर देता है, तो बैटरी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, जब किसी बैटरी के आउटपुट में लोड संयोजित होता है तो वह लोड बैटरी की पूरी वोल्टेज को खपत कर देता है और बैटरी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, जिसके कारण सेल की वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उसे सेल की वोल्टेज को, बैटरी की वोल्टेज को दोबारा बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैटरी को चार्जिंग पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो सेल की वोल्टेज क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, और बैटरी जब चार्जिंग पर होती है तो सेल की वोल्टेज क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एडिशन सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट है। जो निकिल आयरन सेल होता है, निकिल आयरन सेल होता है, उन्हें क्या कहते हैं, एडिशन सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो एडिशन की सेल किसे कहेंगे, निकिल आयरन सेल को किस नाम से जाना जाता है, एडिशन सेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, निकिल आयरन सेल के इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो रासायनिक पदार्थ उपयोग किया जाता है वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और अगर यहाँ पर लिथियम हाइड्रोक्साइड भी होता तो हमारा राइट आंसर कौन सा होता, लिथियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल का औसत विद्युत वाहक बल कितना होता है। जो लेड एसिड सेल या बैटरी होती है उसका औसत विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो उसका औसत विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट होता है। ठीक है, एक सेल या लेड एसिड सेल या बैटरी में 3 प्रकार की वोल्टेज की अवस्थाएं होती हैं। जब फुल चार्ज होता है बैटरी, जब बैटरी फुल चार्ज है तो सेल की वोल्टेज कितनी होगी, 2.2 वोल्ट, और मीडियम चार्ज है तो बैटरी होगी 2 वोल्ट, और डिस्चार्ज है तब बैटरी की वोल्टेज होगी 1.8 वोल्ट। ठीक है, ये इस लेड एसिड सेल की क्या है, फुल और मीडियम और डिस्चार्ज में सेल की वोल्टेज की 3 अवस्थाएं हैं। और इन तीनों का ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि
एक लेड एसिड बैटरी जब डिस्चार्ज है तो उसकी वोल्टेज कितनी होगी, फुल चार्ज है तो उसकी वोल्टेज कितनी होगी, और मध्यम चार्ज है तो उसकी वोल्टेज कितनी होगी। तो एक लेड एसिड सेल का औसत विद्युत वाहक बल हमारे इस ऑप्शन में क्या होगा, 2.2 वोल्ट। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व क्या होगा जब बैटरी चार्ज हो रही हो। जब जो इलेक्ट्रोलाइट के अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। जो बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी होती है, वो उसे जब चार्जिंग स्थिति पर लगाएं, किस स्थिति में होती है, जब चार्जिंग स्थिति पर लगाएं तो एक लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट के अपेक्षित घनत्व का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्या होगा, मान क्या होगा, मान उस इलेक्ट्रोलाइट के अपेक्षित घनत्व का बढ़ता जाएगा। और अधिकतम मान कितना होता है, 1280 होता है। और जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो इलेक्ट्रोलाइट के अपेक्षित घनत्व का मान कितना होगा, 1180 होगा। ठीक है। और मीडियम चार्ज होती है तो लगभग 1220 के 20 से 1250 के मध्य मीडियम चार्ज में इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व होता है। ठीक है। और जब हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, जब इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व क्या होगा, जब बैटरी चार्ज हो रही हो, जब बैटरी चार्जिंग स्थिति में हो तब इलेक्ट्रोलाइट का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही स्थिति में हो तब इलेक्ट्रोलाइट का मान क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चार्ज सेल का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। जो लेड एसिड बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी होती है, उसमें अपेक्षित घनत्व की 3 स्थितियां होती है। एक तो 1280 और एक 1250 के आसपास, और एक होती है 1180 के आसपास। 1280 कब होगा अपेक्षित घनत्व का मान, जब बैटरी फुल चार्ज हो। और 1250 कब होगा, जब बैटरी मीडियम चार्ज हो। और 1180 कब होगा, जब बैटरी क्या हो, डिस्चार्ज हो। ये 3 अवस्थाएं भी लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के अपेक्षित घनत्व की पाई जाती है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, जब चार्ज सेल का अपेक्षित घनत्व क्या होगा, जब बैटरी पूर्णतः चार्जिंग हो। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, 1.25 होगा, क्योंकि हम इसमें 1000 का भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर मान भी कौन सा आएगा, 1.25 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें मैंने यहाँ पर बताया कि मीडियम चार्ज में 1250 है, लेकिन फुल चार्ज में भी जो फुल चार्ज होता है उसका मान भी 1250 से 1280 के मध्य होता है। ठीक है। 1250 से 1280 के मध्य होता है। और जो डिस्चार्ज हो जाए तब भी बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व कितना होगा, 1180 या इससे न्यूनतम होगा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व क्या होगा जब बैटरी डिस्चार्ज हो। तो इलेक्ट्रोलाइट का मैंने पीछे भी बताया था क्वेश्चन में, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व कितना होगा, 1180 या इससे कम होगा। ठीक है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, 1.25 तो फुल चार्ज या मीडियम चार्ज में होगा। और 2.25 तो हो ही नहीं सकता, 0.95 भी नहीं हो सकता। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, 1.14 मतलब कि 1140 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बैटरी के प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी डिस्चार्ज होती हो। जो लेड एसिड बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी है हमारी, उसमें 2 प्लेटें उपयोग की जाती है। एक तो धनात्मक और एक होती है ऋणात्मक। ठीक है। जब बैटरी चार्जिंग अवस्था में हो
ये मतलब कि जब बैटरी, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो तब बैटरी के दोनों प्लेट का रंग कैसा होगा। बैटरी के दोनों प्लेट का रंग कैसा होगा, तो दोनों प्लेट का ही रंग सफ़ेद होगा। और उन दोनों प्लेट का निर्माण किससे होगा, PbSO4 के द्वारा उन दोनों ही प्लेट का निर्माण होगा। जब मतलब कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो तो ऋणात्मक और धनात्मक प्लेट का रंग कैसा होगा, सफ़ेद होगा। और उनमें रासायनिक क्रिया किसकी होगी, PbSO4 की होगी। मतलब कि लेड सल्फेट का उनमें निर्माण होगा। PbSO4 का मतलब क्या है, लेड सल्फेट। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, बैटरी के धन प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी पूर्णतः चार्ज हो। जो बैटरी की पॉजिटिव प्लेट होती है उसका कलर क्या होगा, जब बैटरी पूर्णतः चार्ज हो। ठीक है, जब क्या हो, बैटरी पूर्णतः चार्ज हो, मतलब कि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो दोनों प्लेट का रंग क्या होगा, सफ़ेद होगा। और जब बैटरी पूर्णतः चार्ज हो तो धन प्लेट का यहाँ पर पूछा गया है, तो धन प्लेट का रंग कैसा होगा, गहरा भूरा। क्या होगा, गहरा भूरा या चॉकलेटी कलर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, चॉकलेटी। अगर यहाँ पर ऑप्शन में गहरा भूरा होता तो भी राइट आंसर क्या हो जाता, गहरा भूरा। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, चॉकलेटी कलर। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, बैटरी के ऋण प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी पूर्णतः चार्ज हो। तो हमने पीछे धनात्मक प्लेट का रंग पढ़ा था, जब बैटरी चार्ज अवस्था में हो तो वो कौन सा था, चॉकलेटी था या गहरा भूरा था। और डिस्चार्ज, दोनों ही बैटरी की प्लेटें जब डिस्चार्ज हो तब प्लेट का रंग कैसा होगा, दोनों का ही सफ़ेद होगा। और जब बैटरी पूर्णतः चार्ज हो तो उनमें नेगेटिव प्लेट का रंग यहाँ पर पूछा गया है, तो नेगेटिव प्लेट का रंग क्या होगा, स्लेटी होगा या हल्का भूरा होगा। कौन सा होगा, हल्का भूरा या स्लेटी कलर होगा। ठीक है, जब बैटरी ऋण पूर्णतः चार्ज होती है और ऋणात्मक प्लेट किसकी बनी होगी, लेड या स्पंजी लेड की बनी होगी। किसकी बनी होगी, स्पंजी लेड, मतलब कि पीबी की बनी होगी। और जब बैटरी की पूर्णतः चार्ज हो और तो धनात्मक प्लेट किसकी बनी होगी, PbO2 की बनी होगी, लेड पर ऑक्साइड की बनी होगी। ठीक है, हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, स्लेटी कलर। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। तो मैंने पीछे भी बताया था कि हाइड्रोमीटर के द्वारा, किसके द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। ठीक है, और टेकोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, गति को मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर के द्वारा किसी आर्द्रता को मापा जाता है। किसे मापा जाता है, आर्द्रता मापा जाता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा कि इलेक्ट्रोलाइट का, जो बैटरी में या सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट उपयोग किया जाता है उसका अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा, हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाएगा। जो ये रबर का वाल्व लगा हुआ होता है, इसे दबाने पर इसकी जो अंदर के अंदर फ्लोट है इसमें प्रक्रिया उत्पन्न होती है। और ये इसकी नली को जब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डुबाया जाता है तो इस फ्लोट के अंदर क्या भरा रहता है, लेड या पारा भरा रहता है। ठीक है, और ये डायग्राम किसका है, ये भी हाइड्रोमीटर का है और ये भी हाइड्रोमीटर का है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, सेल को कैसे संयोजित करें ताकि उसकी एम्पेयर क्षमता बढ़े। कि हमें जो सेल दिए जाते हैं उन्हें अधिक धारा प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए, अधिक धारा प्राप्त करने के लिए सेल को किस क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो हमें किस क्रम में जोड़ना चाहिए, तो हमें पता है श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में धारा क्या होगी, समान होगी। श्रेणी क्रम में धारा समान और
समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में धारा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो एक श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, मतलब कि श्रेणी क्रम में धारा का मान कम होगा, और समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है। तो समांतर क्रम में धारा का मान क्या मिलेगा, हमें ज़्यादा मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि सेल को किस प्रकार से संयोजित करें कि उसकी एम्पीयर क्षमता हमें अधिक प्राप्त हो। तो हमें उस किस क्रम में संयोजित करना चाहिए कि हमें एम्पीयर क्षमता अधिक प्राप्त हो। तो हमें समांतर क्रम में सेलों को संयोजित करना चाहिए, जिससे हमें आउटपुट में क्या मिले, अधिक धारा प्राप्त मिले। और अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए किस क्रम में सेल को संयोजित करना चाहिए, श्रेणी क्रम में सेल को संयोजित करना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में सक्रिय पदार्थ कौन सा होता है। जो लेड एसिड बैटरी होती है उनमें सक्रिय पदार्थ के रूप में H2SO4 होता है, H2SO4 होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है, इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है, मतलब कि विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। स्पंजी लेड होता है, पीबी होता है, ये किसका कार्य करता है, ऋणात्मक प्लेट का, ऋणात्मक प्लेट का कार्य करता है। और लेड पर ऑक्साइड होता है, PbO2 होता है, ये किसका कार्य करता है, धनात्मक प्लेट का कार्य करता है। तो हमारे इस प्रश्न में राइट आंसर कौन सा होगा, उपरोक्त सभी। ये सभी लेड एसिड बैटरी के ही सक्रिय तत्व हैं, सक्रिय पदार्थ हैं। जो तनुगंधक अम्ल का लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किया जाता है, जो H2SO4 होता है। ठीक है, स्पंजी लेड का उपयोग एक लेड एसिड बैटरी में किसके निर्माण में किया जाता है, ऋणात्मक प्लेट के निर्माण में किया जाता है। और लेड पेरोक्साइड का उपयोग एक लेड एसिड बैटरी में धनात्मक प्लेट के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें बैटरी की क्षमता मापी जाती है। जो बैटरी की रेटिंग होती है उसे किसमें मापते हैं, तो उसे एम्पीयर घंटा में व्यक्त करते हैं, एम्पीयर घंटा में व्यक्त की जाती है। AH में मापते हैं कि एक बैटरी है वो कितने एम्पीयर की धारा कितने समय तक प्रवाहित करेगी, वो किस में क्या निर्धारित करेगी, उस बैटरी की क्षमता निर्धारित करेगी। मतलब कि जो एक बैटरी होती है उसकी कितने एम्पीयर की धारा कितने समय तक प्रवाहित होती है, वो उस बैटरी की क्षमता को निर्धारित करेगी। ठीक है, तो बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है, एम्पीयर घंटा में मापी जाती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, कार्बन जिंक सेल लैग्रांजी सेल में विध्रुवक का क्या कार्य है। जो विध्रुवक को इंग्लिश में क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन, क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, जब जो लैग्रांजी सेल होता है, जो लैग्रांजी सेल होता है उसमें धनात्मक प्लेट या कैथोड छड़ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, कार्बन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ऋणात्मक छड़ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, जिंक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब एक लैग्रांजी सेल में विध्रुवक का कार्य क्या है कि जो कार्बन की छड़ होती है उस पर हाइड्रोजन के कुछ बुलबुले जमा हो जाते हैं, जिससे कार्बन की छड़ पर एक नए सेल का या फिर छोटे छोटे सेलों का निर्माण होने लगता है, जिससे सेल की रासायनिक ऊर्जा व्यर्थ खर्च हो जाती है और वह सेल धीरे धीरे क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए लैग्रांजी सेल में किसका विध्रुवक का कार्य क्या होता है, उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को वापस जल में परिवर्तन करना। ठीक है, तो
लेक्लांची सेल में द्विध्रुवक का कार्य क्या होगा? उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तन करना। ठीक है, अगर हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित नहीं करेंगे तो जो कार्बन की छड़ है उस पर क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे सेल का निर्माण हो जाएगा, जिससे रासायनिक ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी और सेल धीरे धीरे क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, और एक लेक्लांची सेल में द्विध्रुवक के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा? MnO2 मतलब कि मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या करेंगे यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो? मतलब कि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक काम में न लेना हो तो हमें क्या करना चाहिए? बैटरी को सुखाकर रखना चाहिए, उसका इलेक्ट्रोलाइट पूरा निकाल कर उसे सुखाकर रखना चाहिए, उसे स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए और सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। ठीक है, और उसे बैटरी की ऋणात्मक और धनात्मक प्लेट को आसुत जल या उसे पूरी प्रकार से साफ सुथरा करके रखना चाहिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन, कि बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट को निकालकर बैटरी को सुखाकर उसे सुखा करके ठंडे व स्वच्छ स्थान में सुरक्षित रख देना चाहिए, जिससे उस बैटरी को दोबारा काम में लिया जा सके। ठीक है, अगर हम बैटरी को यूं ही छोड़ देते हैं तो उसकी धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों में इलेक्ट्रोलाइट जमा हो जाएगा और वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट सूख जाएगा और बैटरी की धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्लेटें धीरे धीरे अपना कार्य करना समाप्त कर देगी और बैटरी क्या हो जाएगी? निष्क्रिय हो जाएगी। इसलिए हमें लंबे समय तक उसे निष्क्रिय रखना हो तो बैटरी के अंदर से इलेक्ट्रोलाइट निकालकर बैटरी को अच्छी प्रकार से सुखाकर उसे स्वच्छ करके स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी जब फुल चार्ज होती है तो वोल्टेज का मान कितना होगा? तो मैंने पीछे भी बताया था कि जब बैटरी फुल चार्ज है तो वोल्टेज का मान 2.2 वोल्ट होगा, मीडियम चार्ज है तो 2 वोल्ट होगा और डिस्चार्ज है तो लेड एसिड बैटरी का चार्ज कितना होगा? 1.8 वोल्ट या इससे भी कम हो सकता है। तो हमारा यहाँ पर फुल चार्ज की अवस्था में पूछा है हमें, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? 2.2 वोल्ट। ठीक है, 1.8 डिस्चार्ज की अवस्था में, ठीक है, और 2 वोल्ट मीडियम चार्ज की अवस्था में, और 1.5 वोल्ट किसका होता है? सर्वाधिक उपयोग होने वाला सेल शुष्क सेल का भी 1.5 वोल्ट होता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल का भी वोल्टेज का मान कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, द्विध्रुवक का कार्य शुष्क सेल में कौन करता है? जो द्विध्रुवक होता है डीपोलराइजेशन का कार्य यह शुष्क सेल में कौन करता है? तो वहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 शुष्क सेल के रूप में उपयोग शुष्क सेल में द्विध्रुवक यानी डीपोलराइजेशन के रूप में काम में MnO2 को लिया जाता है। द्विध्रुवक का कार्य क्या होता है? जो ध्रुवाछंद्रण दोष होता है उसे दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? द्विध्रुवक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और शुष्क सेल की वोल्टेज कितनी होती है? 1.5 वोल्ट, और यह सेल सर्वाधिक क्या होता है? उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, एक 144 AH बैटरी 9 एम्पियर करंट लगभग कितने घंटों तक प्रदान कर सकती है? कि बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है? AH में व्यक्त की जाती है। तो हमारे यहाँ पर एक जो बैटरी है उसकी एम्पियर घंटा क्षमता कितना है? 144 AH है। तो वह 9 एम्पियर की धारा
कितने हावर तक, कितने घंटे तक प्रवाहित करेगी। तो हमें ज्ञात करना, क्या करना है कि 9 एम्पीयर की धारा कितने समय तक प्रवाहित कर सकती है। तो 144/9, तो 144 में 9 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो वह 9 एम्पीयर की धारा कितने समय तक प्रवाहित करेगी। तो भाग देने पर हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, 16 आवर आएगा। ठीक है, 16 घंटा आएगा कि 144 एम्पीयर घंटा की बैटरी क्षमता की बैटरी 9 एम्पीयर की धारा 16 घंटे तक प्रवाहित करेगी, 16 घंटे तक प्रवाहित करेगी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं। जब बैटरी को चार्ज लगाया जाता है तो लेड एसिड सेल में क्या होता है कि इस सेल को पुनः चार्ज व डिस्चार्ज किया जा सकता है, कि इसे एक बार काम में लेने के बाद पुनः चार्ज व डिस्चार्ज किया जा सकता है। जब बैटरी को चार्ज अवस्था में लगाया जाता है तो उसे विद्युत सप्लाई से जोड़ा जाता है, उसे धारा प्रवाहित की जाती है, वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा जाता है। तो लेड एसिड बैटरी की जो चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा होती है वह किस ऊर्जा में बदल जाती है, तो वह रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, जिसके कारण बैटरी के अंदर क्या होता है, वोल्टेज उत्पन्न होती है। और अधिकतम वोल्टेज उत्पन्न हो जाने के बाद लेड एसिड बैटरी से विद्युत सप्लाई ऑटोमेटिक कट हो जाती है, और जो बैटरी के अंदर विद्युत सप्लाई उत्पन्न हुई है वह रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देती है, विद्युत ऊर्जा में। मतलब कि एक बैटरी चार्ज हो जाने के बाद किसे आउटपुट में प्रदान करेगी, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस रूप में इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था व्यक्त की जाती है। जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट उपयोग किया जाता है, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य। मतलब कि जिसके अंदर से रासायनिक क्रिया क्या करवाई जा सके, संपन्न करवाई जा सके, उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को किस में व्यक्त किया जाता है, आपेक्षिक घनत्व के रूप में, आपेक्षिक घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में व्यक्त किया जाता है, आपेक्षिक घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट के अपेक्षित घनत्व को किसके माध्यम से मापा जाता है, हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है, हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, सेकेंडरी सेल का मुख्य लाभ है। जो लेड एसिड बैटरी होती है वो क्या है, एक द्वितीयक सेल है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा और इसकी सबसे बड़ी विशेषता, इसका सबसे बड़ा मुख्य लाभ क्या है कि इसे पुनः चार्ज किया जा सकता है, कि एक बार काम में लेने के बाद इसे पुनः काम में लिया जा सकता है। कि बैटरी एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो इसे पुनः चार्ज किया जा सकता है, इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। ये इस सेकेंडरी सेल की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो सेकेंडरी सेल होते हैं उनमें रासायनिक क्रिया क्या होगी, उत्क्रमणीय होती है। उन्हें सेकेंडरी सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ का प्रभावी विद्युत वाहक बल कितना होगा। कि जो एक डायग्राम दर्शाया गया है इसमें जो कुल वोल्टेज है उसका मान कितना होगा, कुल वोल्टेज का मान पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो
इसमें दो शाखाएं बनाई गई है, एक शाखा तो ये है और एक शाखा ये है, ठीक है। प्रत्येक शाखा में कितने सेल जोड़े गए हैं? 3 सेल जोड़े गए हैं, ठीक है। और प्रत्येक सेल की वोल्टेज कितनी है? 4 वोल्ट है। तो प्रत्येक सेल की कितनी वोल्टेज है? 4 वोल्ट। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में कुल वोल्टेज तीनों के योग के बराबर होगी। तो प्रथम शाखा की वोल्टेज तीनों के योग के, एक सेल की वोल्टेज कितनी है? 4 वोल्ट है। 4 इंटू 3, तो कुल वोल्टेज प्रथम शाखा की कितनी होगी? 12 वोल्ट होगी। और दूसरी शाखा की वोल्टेज भी कितनी होगी? 12 वोल्ट। अब ये दोनों शाखाएं किस क्रम में हो गई? समांतर क्रम में। कौन से क्रम में हो गई? समांतर क्रम में। 12 वोल्ट और 12 वोल्ट किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो हमें पता है समांतर क्रम में क्या होता है? वोल्टेज का मान समान होता है। क्या होता है? वोल्टेज का मान समान होता है। तो इस परिपथ का कुल वोल्टेज कितना होगा? 12 वोल्ट होगा, ठीक है। कुल वोल्टेज कितना होगा? 12 वोल्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, हमें सेलों को सीरीज में जोड़ते हैं। तो हम सेल होते हैं उन्हें श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? इससे हमें क्या लाभ मिलता है? तो श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है? समान होता है। और वोल्टेज का मान क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। श्रेणी क्रम में धारा का मान हमें कम प्राप्त होता है, लेकिन वोल्टेज का मान अधिक प्राप्त होता है। तो हम सेलों को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हम सेलों को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो हमें पता है कि समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होती है? समान होती है। और धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। धारा का मान अलग अलग होता है, मतलब कि एक समांतर क्रम में वोल्टेज का मान कम होता है और धारा का मान सभी धाराओं के योग के बराबर होता है, मतलब कि धारा का मान अधिक प्राप्त होता है। तो हमें सेलों से अधिक धारा प्राप्त करने के लिए उन्हें किस क्रम में जोड़ना चाहिए? समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक है। हम सेलों को पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं? अधिक धारा प्राप्त करने के लिए सेल को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। और श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ना चाहिए? अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।